आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश टाइम में। देखिए, आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है वर्ब। वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसे एक साथ कवर ना कर छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और दिक्कत ना हो। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। देखिए, वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आज हम उसके एक छोटे से हिस्से को करने जा रहे हैं और जिसमें हम देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस, देखिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूं। देखिए वाक्य है आई वॉन्ट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस वाक्य में दो वर्ब आपको दिखाई दे रही होंगी। एक वर्ब वेंट और दूसरा है टू सी। यदि हम इस वाक्य में मुख्य वर्ब की बात करें, मुख्य का मतलब फाइनाइट वर्ब की यदि हम बात करें तो वेंट यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। वेंट ही यहाँ पर फाइनाइट वर्ब क्यों है, टू सी यहाँ क्यों नहीं है? देखिए समझिए, आई ने जाने का काम किया। वो कहाँ जा रहा है, किसे देखने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें जो मुख्य क्रिया है वो वेंट है। वेंट को का पास्ट रूप है। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। मैं अस्पताल अपने दोस्त को देखने गया। इसका मतलब ये है, देखिए आई गया, वो कहाँ गया, अपने दोस्त को देखने गया, अस्पताल गया, रेस्टोरेंट गया, कहीं बाहर गया, घूमने गया, कुछ भी गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर यदि हम मुख्य वर्ब की बात करें तो वो यहाँ पर वेंट है, न कि टू सी। टू सी की यदि बात करें तो टू सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को देखेंगे हम, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब थोड़ा सा इसका एरिया कुछ बड़ा है, वाइड है। देखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब किसी भी वाक्य में केवल एक ही होती है जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। उसके अलावा जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब को समझ लेते हैं और जिस तरह मैं आपको बताने वाला हूं उस तरह आप नॉन फाइनाइट्स वर्ब को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। नॉन फाइनाइट, देखिए नॉन फाइनाइट्स वर्ब हमारी तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले हम जीरंड को लेते हैं। पार्टिसिपल, लास्ट हमारा बचता है इन्फिनिटिव। देखिए, जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से बनता है। यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो जीरंड तैयार हो जाता है, जीरंड बनता है। अगर पार्टिसिपल की हम बात करें तो पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और लास्ट है परफेक्ट। तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं। आप में से बहुत लोगों ने इन्हें पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। यदि इन्फिनिटिव की बात करें तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होती है। हम बारी बारी से कवर करेंगे। सबसे पहले हम जीरंड को लेते हैं। देखिए, जीरंड किसी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी का भी काम कर सकता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप से सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में।
सबसे पहले हम समझने के लिए उसे एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। देखिए मैं एक वाक्य लिखने जा रहा हूँ, उससे आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने वाक्य लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ वॉकिंग जीरंड है। जीरंड क्यों है? देखिए मैंने कहा था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आप आईएनजी लगा देंगे तो वो जीरंड बन जाता है। वॉक में आईएनजी ऐड हुआ है, ये जीरंड बन गया है। अब देखिए जीरंड का हिंदी अर्थ होता है ना, नी, ने। ये ना, नी, ने में से कोई एक अर्थ देगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो वाक्य का अर्थ है घूमना। देखिए ना, घूमना। यहाँ पर इसने ना की साउंड को प्रोड्यूस किया, बनाया। घूमना एक अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है। देखिए वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आया है, सब्जेक्ट के रोल को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए जीरन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है। इस तरह आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मान लीजिए डांसिंग इज अ गुड आर्ट। डांसिंग मतलब नाचना एक अच्छी कला है। तो देखिए आप ये देख रहे होंगे कि वर्ब से पहले आए आंजी वाली जो क्रिया है वो जीरंड है, और जीरंड इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आप इसी तरह किसी वाक्य में जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ एक बात और, देखिए यदि किसी वर्ब के अंत में ई आता है, जैसे कि डांस। देखिए डांस वर्ब के अंत में ई आप देख रहे होंगे ई आता है। तो जब आपको किसी क्रिया के अंत में आईएनजी लगाना हो तो हम अंत में आए हुए ई को हटा देते हैं और आईएनजी को ऐड करते हैं। जैसे DANC, ई हमें नहीं लगाना, ING, डांसिंग। देखिए यहाँ भी वही वर्ब है। तो आप जिस भी क्रिया के अंत में आईएनजी लगाएं, ये नियम हमेशा ध्यान रखें, उसके अंत में आए हुए ई को हटाएं और आईएनजी लगाएं। अब आप जीरंड को एज सब्जेक्ट के रूप में समझ गए होंगे। आप इस तरह बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जीरंड एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में। जीरंड को हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, एक दो एग्जांपल से आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। एज अ ऑब्जेक्ट, देखिए अब तक तो हमने जीरंड को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया था, मगर अब हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट तब बनता है जब उसे वर्ब के बाद रखा जाता है, और वर्ब से उसका संबंध उसके बाद होना चाहिए, तब वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ही लाइक्स प्लेइंग। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, लाइक्स मतलब पसंद करना, ही पसंद करता है, ही लाइक्स वह पसंद करता है, प्लेइंग मतलब खेलना, वह खेलना पसंद करता है। देखिए हमें सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है, ये आईएनजी वाली वर्ब है, और आपको ध्यान होगा कि आईएनजी वाली वर्ब जीरंड होती है, और आईएनजी वाली वर्ब को जीरंड के तुरंत बाद रखा गया है। और देखिए उसका अर्थ भी यही है, खेलना। मैंने आपको बताया था जीरंड हमेशा ना, नी, ने, इन तीनों में से कोई एक साउंड देगा। ना, ये रहा यहाँ पर ना। तो देखिए वर्ब के तुरंत बाद आकर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जीरंड को एज ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक वाक्य हम और लेते हैं आसानी से समझने के लिए। They like playing chess। देखिए वे पसंद करते हैं खेलना, क्या खेलना पसंद करते हैं? चेस, शतरंज। वे शतरंज खेलना पसंद करते हैं। देखिए वर्ब के बाद ही
जीरन को रखा गया है, आईएनजी वाले वर्ब को रखा गया है जो कि जीरन है। तो देखिए वर्ब का इस शब्द से संबंध ऑब्जेक्ट के रूप में है। जीरन यहाँ पर लाइक जो कि वर्ब है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ पर क्रिकेट भी आप ला सकते थे, बैडमिंटन आप ला सकते थे, कुछ भी खेल आप यहाँ पर ला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जीरन का रोल जो है वो यही रहेगा। डे यहाँ पर सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पर वर्ब है, और प्लेइंग यहाँ पर लाइक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? जीरंड, क्योंकि आईएनजी वाली क्रिया जीरंड होती है। अब आप समझ गए होंगे कि जीरंड का क्या फंक्शन है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इन्फिनिटिव। देखिए इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक साथ रखने पर बनता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का अर्थ भी जीरंड की तरह ना, नी, ने में से कोई एक अर्थ होता है। देखिए जिस तरह हमने जीरंड को प्रयोग किया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, उसी तरह हम इन्फिनिटिव को भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में जानेंगे। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिए हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने जो वाक्य जीरन में प्रयोग किया था, यहाँ पर हमने सबसे पहले जीरन को प्रयोग किया था, बाकी वाक्य शेष वही है, बस उसी की जगह हमने जीरन की जगह हमने केवल इन्फिनिटिव को रखा है। इन्फिनिटिव जो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू वॉक घूमना एक अच्छी एक्सरसाइज है, या एक अच्छा अभ्यास है, व्यायाम है। जहां जहां आपने जीरन को रखा था वहां वहां यदि आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे तो वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। आप इस तरह और भी वाक्य बना सकते हैं। टू डांस इज अ गुड आर्ट। नाचना एक अच्छी कला है। देखिए वर्ब से पहले आकर टू डांस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए आप इस फंक्शन को भी समझें। वर्ब से पहले आकर यदि शब्द सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उन्हें पूरा वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं। अब आप ये फंक्शन समझ गए होंगे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है और उसको हम सब्जेक्ट के रूप में किस तरह प्रयोग करेंगे। देखिए जिस तरह हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है उसी तरह हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। जैसे हमने जीरन को भी एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया था, वैसे ही हम इन्फिनिटिव को भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। मान लीजिए ही लाइक्स टू डांस, वह नाचना। देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हो गया नाचना या नृत्य करना, एक ही बात है। वह नाचना पसंद करता है। मान लीजिए मुझे सेब खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट एप्पल्स। मुझे सेब खाना पसंद है। मुझे सेब खाना पसंद है या मैं सेब खाना पसंद करता हूँ, एक ही बात है। देखिए हमें केवल इन्फिनिटिव के फंक्शन को समझना है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटिव। ये तो आप समझ गए इन्फिनिटिव होता है, मगर इन्फिनिटिव को अब हमने किस रूप में प्रयोग किया है? देखिए ये वर्ब के बाद रखा गया है। वर्ब के बाद आने वाली कोई चीज कोई भी वर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इस तरह आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि इन्फिनिटिव और जीरन का एक ही फंक्शन है। जहां जहां आपने जीरन को प्रयोग किया है वहां वहां आप इन्फिनिटिव को भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आप उसका स्ट्रक्चर ध्यान रखें। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनिटिव एंड
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी यदि आप लगा देते हैं तो वो जीरंड का काम करता है। देखिए उसके बाद हमारा बचता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल देखिए पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पार्टिसिपल होता है हमारा प्रेजेंट, दूसरा हमारा होता है पास्ट और तीसरा होता है परफेक्ट। 3 पार्टिसिपल होते हैं। देखिए तीनों में ही अंतर है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही होंगे या एक से लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में तीनों में ऐसा समानताएं हैं, हम आसानी से पहचान सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। देखिए अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जीरंड में भी आईएनजी लग रहा था और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लग रहा, तो अब इसमें अंतर कैसे करेंगे। देखिए जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए इसके प्रयोग से हम क्लियर करेंगे। अभी तक आपने जीरंड के प्रयोग को देखा है, अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग को देखेंगे, आप समझ जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में देखने को मिलता है और ये किसी की दशा को बताने का काम करता है। और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल वहां प्रयोग होता है जहां दो कामों के बीच आपको कोई फर्क नजर ना आए, दो कामों के बीच आपको कोई समय का अंतराल ना दिखाई दिए। मान लीजिए हिंदी में एक वाक्य मैं बोलकर आपको बताऊंगा, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। वह शेर को देखकर भाग गया। देखिए वह शेर को देखकर भाग गया, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही उसने शेर को देखा वह भाग गया। शेर को देखते ही वह भाग गया, उसने बिल्कुल भी भागने में समय नहीं लिया, जैसे ही देखा और तुरंत भाग गया। तो ऐसे वाक्यों में हम जहां समय का कोई अंतराल ना हो, कोई गैप ना हो, तुरंत ही दूसरा एक्शन हो जाए, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी हम इस तरह करेंगे। शुरुआत में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं जैसे कि शेर को देखकर। इस क्लोज को हम सबसे पहले लेकर आएंगे। मैं आपको बता रहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। इसकी रचना भी ठीक वैसी होती है जैसे जीरंड की होती है, मगर देखिए जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग में अंतर है। अभी आप इस पर समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगी बात। सीइंग द लॉयन, कोमे से क्लोज को सेपरेट करेंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें। सीइंग द लॉयन, अब तक हमारा वाक्य बना शेर को देखकर। अब देखिए शेष वाक्य क्या बचता है, वह भाग गया। ही रैन अवे। वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। देखिए वो वाक्य हमारा जो भी होगा हम उसी के अनुसार वर्ब को प्रयोग करेंगे, उसी टेंस में हम बनाएंगे जिस भी टेंस में हमारा शेष वाक्य है। मगर हमें यह ध्यान रखना है, वाक्य को पहचानना है, देखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल है या नहीं है, तो हमें किस तरह बनाना है। देखिए जैसे माँ को देखकर, बच्चा रोने लगा। देखिए इसका मतलब ये हो गया बच्चे ने जैसे ही माँ को देखा वह तुरंत ही रोने लगा, उसने कोई समय नहीं लिया, जैसे ही देखा तुरंत ही रोने लगा। तो अब हमें सेम उसी की तरह बनाना है, माँ को देखकर, तो सीइंग द मदर, कोमे से अलग करेंगे क्लोज को, बच्चा रोने लगा, चाइल्ड या बेबी बिगिन टू क्राई। बच्चा रोने लगा। देखिए जहां लगा लगी लगे आता है वहां बिगिन टू हम करते हैं, बिगिन टू को प्रयोग करते हैं। और जाहिर सी बात है जब टू आ जाता है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो क्राई यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है,
तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए आपको, यदि हम जीरंड वाले वाक्य की तुलना प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले वाक्य से करते हैं तो हमें बिल्कुल असमानता दिखाई पड़ती है। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं और एक को देखते ही तुरंत दूसरे काम को देखने को मिलता है, एक्शन हो रहा है। तो जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर है, रंग रूप बेशक चाहे एक सा हो मगर रोल अलग अलग है, इसलिए आप बिल्कुल भी इसमें ऐसा समानता ना रखें। ये तो था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। देखिए पास्ट पार्टिसिपल बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल, देखिए पास्ट पार्टिसिपल किसी की भी दशा को बताने का काम करता है, कंडीशन को बताता है। सपोज कर लिए, मान लीजिए यह टूटी हुई कुर्सी है, दिस चेयर इज ब्रोकन। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, सेकंड ब्रोक एंड द थर्ड वन इज हियर ब्रोकन। तो देखिए यहाँ पर यदि हम वाक्य अर्थ को निकालते हैं तो हमें वाक्य अर्थ को निकालने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कुर्सी की कंडीशन को बता रहा है कि कुर्सी किस कंडीशन में है। द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। एक एग्जांपल हम और लेंगे, माय शर्ट इज टोर्न, मेरी शर्ट फटी हुई है। देखिए यहाँ पर भी शर्ट की कंडीशन को बता रहा, दशा को बता रहा है कि शर्ट की कंडीशन क्या है, शर्ट की दशा क्या है, शर्ट किस अवस्था में है, तो वो फटी हुई है। तो ये आप दिमाग में हमेशा रखें, जब भी पार्टिसिपल की बात आ जाए तो आप तुरंत ये समझ जाएं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इस तरह आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों में ही दो काम होते हैं, एक के बाद एक काम। जैसे कि शेर को देखकर, जैसे शेर को देखा तो वह भाग गया, उसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हमें दो काम देखने को मिलते हैं। पहले एक काम खत्म होता है, उसके बाद दूसरे की शुरुआत होती है। मगर यहाँ पर अंतर ये है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो समय का कोई गैप नहीं होता, एक काम खत्म होती है तुरंत दूसरा शुरू। मगर यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम खत्म होने के बाद कुछ समय का अंतराल देखने को मिलता है, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। जैसे खाना खाकर मैं सो गया। देखिए खाना खाकर मैं सो गया, तो खाना खाने में कुछ समय तो लगा ही होगा, उसके बाद मैं सो गया। तो देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल कब बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हमेशा हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है, और इसका प्रयोग सबसे पहले ही होता है वाक्य में। जैसे खाना खाकर, हैविंग, तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए हैविंग हम ला चुके हैं, उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाकर मीन्स टेकन, हैविंग टेकन द फूड। कौन से क्लोज कोलैब करेंगे। देखिए अब तक वाक्य हमारा बना खाना खाकर, या आप ये भी कह सकते हैं कि खाना खाने के पश्चात, एक ही बात है। मैं सो गया। अब देखिए शेष क्लोज, शेष वाक्य हमारा जिस भी टेंस में है उसी टेंस में हमें बनाना है। मैं सो गया, तो देखिए यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट क्लोज है, तो आई स्लेप्ट। खाना खाकर मैं सो गया। जैसे घर पहुंचकर मैंने आराम किया, तो हैविंग रीच्ड। देखिए आपको फंक्शन समझना है, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है। हैविंग रीच्ड होम, क्लोज से सॉरी कॉमा से क्लोज को लग करेंगे, उसके बाद अगली क्लोज बनाएंगे। घर पहुंचकर मैंने आराम किया, आई
took rest। तो इस तरह आप परफेक्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आज की वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, अगर 20% भी आपको क्लियर हुआ होगा तो आपको आपसे पहले आपने जो पढ़ा है, जो डाउट्स आपके रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं वर्क के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।